इन स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7। अभी देखिए यहां पे सेक्शन 7 1 क्लोज ए डबल ए बी सी 7(1)(a) 7(2) 7(3) ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये मेन हेडिंग्स हैं, उसके अंदर अभी हम डिटेल देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 7(1)(a). ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, चाहे आप गुड्स प्रोवाइड करें या सर्विसेज सप्लाई करें या दोनों सप्लाई करें, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ सच एज। अब देखिए इन्होंने कितना वाइडर स्कोप कर दिया, कोई चांस छोड़ा ही नहीं, कोई चांस छोड़ा ही नहीं। आप बोलो कि नहीं ये सप्लाई नहीं है, मैंने क्या सेल किया, आपको इतने पॉइंट्स में कवर किया है और इतनी क्लैरिटी से कवर किया है कि आप बोल ही नहीं सकते हो जीएसटी नहीं आ रहा है। ओके, आपके पास स्कोप ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उतना पर्टिकुलर बना के दे दिया है जिससे कोई डिस्प्यूट ही ना हो। ओके, वेदर इट इज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड। अभी देखिए ये ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, नाम दिया सप्लाई, बट सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, चाहे आप सेल करो, ट्रांसफर करो, बार्टर करो, एक्सचेंज करो। बार्टर एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? बार्टर मतलब क्या, गुड्स के बदले गुड्स, बार्टर मतलब गुड्स के बदले गुड्स। ओके, सिंपल एग्जांपल, बार्टर में क्या होता है, अगर डॉक्टर है, ठीक है, वो बोलता है मैं आपको मेडिकल सर्विस दूंगा और जो सलून है वो उसको हेयर कटिंग की सर्विस देगा, तो यहाँ पे सर्विस के सामने सर्विस, सर्विस के सामने गुड्स या गुड्स के सामने सर्विस, कुछ भी हो सकता है। बार्टर में मनी इन्वॉल्व नहीं होता, मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, वो पहले के जमाने का सिस्टम अभी भी कहीं पे चलता है, बट फिर भी वो बार्टर में भी सप्लाई कंसीडर माना जाएगा। तो एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, एक्सचेंज में मनी भी इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब अगर आप कार एक्सचेंज करते हो, पुरानी कार आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, और वहां पे आपको 2 लाख दे रहे हैं और नई कार आप बाई कर रहे हो 5 लाख, मतलब 3 लाख आप दे रहे हो, तो वहां पे क्या हो गया, एक्सचेंज। एक्सचेंज में आप गुड्स भी देते हो और मनी भी देते हो, जबकि बार्टर में प्योरली इन टर्म्स ऑफ गुड्स टू गुड्स, गुड्स टू सर्विस, सर्विस टू गुड्स, सर्विस टू सर्विस, व्हाटएवर। ओके, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, अभी इतने फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, इसमें से कोई भी कर लो आप, ठीक है। आपने बोला मैंने तो सिर्फ ट्रांसफर किया, मैंने तो सिर्फ ट्रांसफर किया, मैंने क्या सेल किया, मैंने तो अपनी ब्रांच में ट्रांसफर किया ना, वो भी सप्लाई। ओके, बट यहां पे एक और कंडीशन, मतलब पहले तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, फर्स्ट थिंग सी, इसमें इटसेल्फ 3 कंडीशंस इन्वॉल्व है। सेक्शन 7(1) क्लोज ए, 7(1) क्लोज ए, उसमें इटसेल्फ 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व है। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, फर्स्ट कंडीशन, सप्लाई के फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ओके, ये किसी भी फॉर्म का सप्लाई कवर हो जाएगा। प्लस टू बी मेड फॉर ए कंसीडरेशन, कंसीडरेशन इज मस्ट, कंसीडरेशन होना चाहिए, मतलब अगर आप गुड्स फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो विदाउट एनी कंसीडरेशन, नो सप्लाई। हाँ, कंसीडरेशन बिना भी सप्लाई कंसीडर किया जा सकता है, बट वो आगे आएगा क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल 7(1)(a) का जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें वो नहीं आ रहा है, ठीक है। सो कंसीडरेशन मस्ट बी देयर बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सोचिए एक एक टर्म भारी है, बाय कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी आप यहां पे कंसीडर करें ये 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, सप्लाई विच इज अंडर सेक्शन
7. सेक्शन 7(1) जिसमें क्या बोला है, all form of supply, all forms of supply for a consideration, and in the course or furtherance of business. ये सारे टर्मिनोलॉजी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ओके, सो ये तीनों कंडीशन मस्ट बी देयर. ओके, मतलब सप्लाई भी होना चाहिए. सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, ऑल फॉर्म, मतलब चाहे वो सेल हो, ओके, ट्रांसफर हो, एक्सचेंज हो, बार्टर हो, लाइसेंस, लीज, रेंटल या फिर डिस्पोजल. मतलब समझिए, अगर आप बिजनेस में ऐसे बता रहे हो कि ये मेरी पर्टिकुलर एसेट है, वो वेस्ट हो गई, हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, सप्लाई. हम ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं, सप्लाई. हम बेच रहे हैं, सप्लाई. हमने तो सिर्फ गुड्स के सामने गुड्स एक्सचेंज किया, सप्लाई. कुछ भी कर लो, जीएसटी आएगा, सिंपल बात है. ओके, आर यू गेटिंग इट? मतलब जो भी पॉसिबिलिटी है जिससे आप ढूंढ सकते हो, नहीं सप्लाई मुझे एप्लीकेबल नहीं है, वो स्कोप छोड़ा ही नहीं. ठीक है, सब कुछ आ जाएगा. ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई फॉर ए कंसीडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यस, बिजनेस मस्ट बी देयर. मतलब से फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना फर्नीचर, घर का फर्नीचर है, वो बेच रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं, जीएसटी तो किस पे लगेगा, बिजनेस पे लगेगा ना. अगर आपने फर्नीचर बेच दिया किसी को भी, ओके, भंगार वाला आया, उसको बोला फर्नीचर, जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा. आप थोड़ी फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो. ठीक है, फिर वो आते ना यूटेंसिल्स देने और आपके पुराने कपड़े ले जाते हैं. ओके, अभी आप बोलोगे जीएसटी लगेगा. अरे ये यू आर नॉट डूइंग बिजनेस ऑफ यूटेंसिल्स या फिर पुराने क्लोथ्स का आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, राइट? तो यहां पे तीन बातें हैं. एक, फॉर्म ऑफ सप्लाई तो हो ही जाएगा, आप सेल करो, एक्सचेंज करो, बार्टर करो, कुछ भी, बट साथ में कंसिडरेशन होना चाहिए. कल चलिए कंसिडरेशन भी है, बट अगर बिजनेस के लिए नहीं है, आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे हो, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द सप्लाई. सप्लाई कंसिडर करने के लिए तीनों बातें जरूरी. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? उसकी भी डेफिनेशन दी है. यस, अगर आप यहां पे देखें तो हमने आगे सारी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी कि यहां पे मैंने स्टार्टिंग में सब डेफिनेशंस दिया है. अगर आप उसमें सेक्शन 217 देखें, 217 जिसमें लिखा है बिजनेस का मतलब क्या है, तो बिजनेस का मतलब है एनी ट्रेड, एनी कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजेस, कुछ भी, वेदर और नॉट इट इज पिक्यूलियर बेनिफिट, एनी एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल टू ए अबोव. अभी आपका जो नॉर्मल बिजनेस, वोकेशन, प्रोफेशन है, उसकी इंसिडेंटल एक्टिविटी, ओके, वो भी बिजनेस ही. से फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील कर रहे हो, तो आपका वो बिजनेस. अभी उसका रिपेयरिंग भी आप कर रहे हो, इंसिडेंटल टू दैट, तो वो भी बिजनेस ही हुआ. ठीक है. एनी एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ सब क्लोज ए, वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम. अभी देखिए, अगर आपने कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के, ओके, अभी हम ये नहीं सोचेंगे उस पर जीएसटी आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सेकेंडरी मैटर. अभी तो हम क्या टर्म समझ रहे हैं, बिजनेस है या नहीं. ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रॉफिट मोटिव से सिर्फ एक बार ही आपने वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या फिर एक बार वो पार्टनरशिप करके या ज्वाइंट वेंचर करके आपने किया बिजनेस. ठीक है, तो उसमें कंटिन्यूटी रिक्वायर्ड नहीं है.
ओके, टाइम पीरियड भी रिक्वायर्ड नहीं। यहां पे आपने बिजनेस किया, ओके, चाहे वो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो, कुछ भी हो, ओके, उसमें वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूटी रेगुलरिटी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं आप रेगुलर बिल्डर थोड़ी है, बट आपने बनाया तो इसी वजह से ना, मतलब बेचने के लिए बनाया, तो वहां पे आपका बिजनेस मोटिव हो गया। तो इसमें जो बिजनेस की डेफिनेशन है, दैट्स रियली वेरी वाइडर इन स्कोप। ओके, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स सर्विसेज इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस। अभी कई बार क्या होगा कि आपने जो बिजनेस करने के लिए कोई भी कैपिटल गुड्स या कोई भी सर्विसेज बिजनेस के कनेक्शन के साथ, मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस बंद करने के लिए कोई भी कैपिटल गुड्स एक्वायर किया या सप्लाई किया, तो उसको भी बिजनेस ही मान लेंगे। मतलब अगर मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं और सारी एसेट घर पे ले जा रहा हूं, ठीक है, तो उसको भी मैं बिजनेस ही कंसिडर करूं। प्रोविजन ऑफ क्लब, सोसाइटी, एसोसिएशन, सोसाइटी, बॉडी एटसेट्रा और फैसिलिटीज और बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। तो अभी कोई भी क्लब है, एसोसिएशन है, उसके मेंबर के बेनिफिट के लिए वर्क कर रहा है, तो वो भी क्या है, बिजनेस ही है। एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसिस, अगर कोई प्रीमाइसिस में एंटर करने के लिए फीस चार्ज कर रहे हैं, कोई भी प्रीमाइसिस हो सकता है वो, ठीक है, वो भी बिजनेस ही है। सप्लाई ऑफ पर्सन ऑफ होल्डर ऑफ ऑफिस विच इज एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड। अभी देखिए, ऑफिस होल्ड कर रहे हैं कोई भी ट्रेड एसोसिएशन, वोकेशन, प्रोफेशन का, और वहां पे भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्टिविटी इंक्लूडिंग रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटल रजिस्टर और लाइसेंस टू बुक अ मेकर और एक्टिविटी ऑफ लाइसेंस बुक मेकर इन क्लब। अभी देखिए, रेस कोर्स, ये रेस क्लब होता है, उसमें कई सारी एक्टिविटीज डिफरेंट होती है। ओके, जिसमें क्या होता है, बुक मेकर होता है, उसको लाइसेंस देते हैं कि वो बुक कर सके या फिर एक्टिविटी प्रोवाइड कर सके, हॉर्स रेसेस में लिए हॉर्स प्रोवाइड कर सके। ऐसे कई सारी एक्टिविटीज है, वो सारी यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। और एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट इवन एज अ पब्लिक ऑथोरिटी, गवर्नमेंट थोड़ी बिजनेस करती है, बट फिर भी उसको यहाँ पे क्या माना जाएगा, बिजनेस। तो ये डेफिनेशन क्या है बिजनेस की, हमने ये डेफिनेशन क्यों कवर अप की राइट नाउ, सिंपल, यहां पे क्या लिखा है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आपको ये समझ में आना चाहिए बिजनेस क्या है। ओके, तो सेक्शन 7(1) अभी तो हमने क्या किया है, क्लोज ए ही की है, क्लोज ए। ये मेन क्लोज है सप्लाई की, इतना समझ में आ गया। 3 कंडीशन इसमें आती है। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, फॉर्म में क्या क्या आएगा, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, ओके, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोज ऑफ, ओके, कुछ भी। कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ऑल 3 कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, एक भी कंडीशन नहीं होगी तो नहीं चलेगा। तीनों कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली टू मेक इट सप्लाई। 7(1)(a). अभी डबल ए कंसिडर कर लीजिए। एक्टिविटी ट्रांजेक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कंसिडर्ड वाइस वर्सा फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अभी देखिए, यहां पे डबल ए में नई क्लोज एड हुए, जिसमें आपको क्या बोला गया है, सेक्शन 7(1)(a). ओके, सेक्शन 7(1)(a). एक्टिविटी ट्रांजेक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। अभी देखिए, इंडिविजुअल को छोड़ दें, क्योंकि इंडिविजुअल का मेंबर नहीं होता। से फॉर एग्जांपल एचयूएफ मेंबर हो सकता है, एचयूएफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज या प्रोवाइडिंग गुड्स टू इट्स मेंबर्स। ओके, तो यहां पे देखें कि जो इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पर्सन है, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी पर्सन, उसके मेंबर्स को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा, मतलब सर्विस या फिर कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन, सिर्फ सर्विस नहीं,
कोई भी ट्रांजेक्शन, ओके, चाहे वो कैश से प्रोवाइड करे, डिफर्ड पेमेंट से प्रोवाइड करे, या फिर कोई भी कंसिडरेशन से प्रोवाइड करे, उसको हम सप्लाई कंसीडर कर लेंगे। मतलब वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन ही हुए। यू कैन नॉट कंसिडर द मेंबर एंड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी और एसोसिएशन बोथ आर वन एंड सेम पर्सन। नो, बोथ आर डिफरेंट पर्सन इन द आइसिस ऑफ लॉ। हेंस services provided by any person other than individual to its member will be considered as supply. See, एक बात समझिए, अभी मैं जीएसटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। इस चैप्टर में जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा ये कोई बात ही नहीं हो रही। नो डाउट सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, बट सप्लाई है तो ऑलवेज जीएसटी लगेगा ही? नो, देयर में बी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, देयर में बी अदर एग्जेम्पशंस। ओके, तो जीएसटी कब लगेगा वो अलग बात है। ओके, टू लेवी द टैक्स दैट इज डिफरेंट मैटर, टू कलेक्शन ऑफ टैक्स इज अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, तो यहां पे जीएसटी सप्लाई होगा या नहीं होगा वो अब डिसाइड कर रहे हैं। सप्लाई होने के बाद जीएसटी किसको लगेगा वो एक अलग बात है। ओके, अभी फिलहाल हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, सप्लाई है या नहीं। वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टैक्सेबिलिटी। फिर बाद में और कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल होगा, चार्ज होगा। चार्ज चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे आगे। ओके, तो 7A में क्या है, कोई भी एक्टिविटी ट्रांजेक्शंस, कोई भी एक्टिविटीज या फिर ट्रांजेक्शंस बाय एनी इंस्टीट्यूशंस टू इट्स मेंबर्स। ओके, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, सप्लाई। ये पर्सन अदर देन इंडिविजुअल होना चाहिए। ओके, कोई भी पर्सन मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशंस अदर देन इंडिविजुअल हो और वो उसके मेंबर को कोई एक्टिविटी प्रोवाइड करे, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे, कोई ट्रांजेक्शंस प्रोवाइड करे, तो उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, सप्लाई। दिस इज लेटेस्ट अमेंडमेंट। ये जो 7AA है वो लेटेस्ट अमेंडमेंट था लास्ट अटेम्प्ट में शायद। नेक्स्ट देखिए 7(1)(b). 7(1)(b) ये एक ही क्लोज को मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, समझ लेना इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि नो डाउट एवरी टाइम आपको ये नहीं पूछेंगे सप्लाई है नहीं है, एमसीक्यू में आ सकता है या फिर छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बट कंसेप्चुअल जितना क्लियर हो उतना आपके लिए अच्छा है। तो 7(1)(b), 7(1)(b) में क्या होगा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अभी मैं एक बात समझ, जीएसटी में जब भी हम बात कर रहे हैं, अगर वहां पे वो प्रोविजन सभी को एप्लीकेबल होगी तो वो सप्लाई लिखा होगा तो वहां पे भी लिखेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब वो सभी में एप्लीकेबल। चाहे आप सप्लाई ऑफ गुड्स करें, चाहे आप सप्लाई ऑफ सर्विस करें, चाहे आप सप्लाई ऑफ फूड करें, सभी में एप्लीकेबल। ओके, बट जहां पे पर्टिकुलरली सर्विसेज लिखा है, पर्टिकुलरली गुड्स लिखा है, मेक श्योर वी मीन टू अप्लाई दोज प्रोविजन ओनली फॉर सर्विसेज और ओनली फॉर गुड्स। ओके, तो यहां पे क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब अभी इंपोर्ट ऑफ गुड्स की तो बात मत कर, अभी इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये क्या बात हुई समझना, दो कंडीशन पॉजिटिव हुई, एक में बोला चलेगा। ओके, मतलब वो दो कंडीशंस क्या है, सबसे पहले इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, दिस इज मस्ट, इंपोर्ट होनी चाहिए। मतलब से फॉर एग्जांपल आपने अपने घर के लिए फॉरेन से इंटीरियर डेकोरेटर बुलवाए, ठीक है, कि आपको अपना हाउस जो है डेकोरेट करना है, या फिर आपको कोई आईटी की सर्विसेज रिक्वायर्ड है और आप फॉरेन से वो सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंपोर्ट ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्सन आउटसाइड इंडिया से सप्लाई कर रहे हैं, यू आर रिसीविंग फ्रॉम outside India. Okay, so that is to be considered as importation of service. Plus
विथ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन इज मस्ट। मतलब मैंने सर्विस इंपोर्ट की, कंसीडरेशन पे किया, हाँ, अभी वो सर्विस जो है वो चाहे फॉर ए बिजनेस और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बिजनेस के लिए हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये 7(1)(a) से थोड़ा डिफरेंट। 7(1)(a) में क्या कर रहे थे, हम सप्लाई कर रहे थे कंसीडरेशन के साथ, कंसीडरेशन तो यहां पे भी है, बट फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस मतलब क्या, मतलब इन द कोर्स मतलब आप बिजनेस के दौरान, इन द कोर्स एज ए बिजनेस आप कर रहे हो, और फर्दरेंस बिजनेस के फर्दरेंस के लिए भी अगर आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, मतलब फॉर ए बिजनेस इन शॉर्ट। ओके, तो यहां पे फॉर ए बिजनेस और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ, पहले मुझे ये बताइए, आप सप्लाई करोगे ना आउटवर्ड तो ही जीएसटी लगेगा ना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आप थोड़ी कुछ चार्ज कर रहे हो। देखिए यहां पे सर्विस टैक्स में भी आगे था और जीएसटी में भी वही कंसेप्ट है, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्या होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? कई बार क्या होगा कि नॉर्मली सप्लायर जो है उसको जीएसटी पे करना है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज को, ठीक है, तो नॉर्मली उसको हम फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं कि अगर मैंने गुड्स बेचा, ultimately I will collect the GST from ultimate consumer and I will pay to the government. Very simple. Okay. In case of a services, suppose I have provided services to you. You are giving me the fees along with GST. So I will collect GST from the you as a student and then I will pay to the government. So that is a forward mechanism. Very simple. But कई बार इन्होंने क्या किया है कि जो रिसिपिएंट है, जो गुड्स रिसीव करता है या सर्विसेज या सप्लाई रिसीव करता है, उसके ऊपर टैक्स का बटन लगा दिया। ऐसा क्यों? लॉजिक होगा कुछ तो, एज इट इज तो नहीं करेंगे ना कि नहीं, आप रिसीव कर रहे हो सप्लाई, ठीक है, आप जीएसटी पे करो। अभी देखिए सिंपल लॉजिक है, ये जो सप्लाई है, ठीक है, जीएसटी है, सॉरी, वो क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। क्या बताया? डेस्टिनेशन बेस्ड, रादर यू कैन से कंजम्पशन बेस्ड। मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया, कंज्यूम कहां पे कर रहे हो? इंडिया। अभी प्रॉब्लम क्या है, आप टैक्स लगा सकते हो, एज ए गवर्नमेंट कैन चार्ज द टैक्स टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो इंडियन लोगों को लगा सकते हैं, इंडियन टेरिटरी को टैक्स लगा सकते हैं। अभी यूएसए वालों का नहीं बोल सकते जीएसटी पे कर, बोलेगा मैं क्यों पे करूं, मैं आपकी कंट्री में आया नहीं आया, मैंने तो यहां से ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की, व्हाई शुड आई पे जीएसटी, मैं तो रजिस्टर्ड भी नहीं हूं वहां पे, व्हाई शुड आई पे। और वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा टैक्सेबिलिटी के लगाने के लिए। सो ड्यू टू दैट रीजन उन्होंने वो सिंप्लीफाई कर दिया। क्या? अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो जो रिसिपिएंट है उसको ही हम टैक्सेशन रिवर्स चार्ज पे लगा देते हैं, इट विल बी मोर बेटर। तो आपको ही टैक्स भरना है, चलिए वो तो लगा दिया कि अभी जो सर्विस इंपोर्ट करता है उसको जीएसटी पे करना है, बट उसमें सप्लाई कैसे मानेंगे? तो बताया इंपोर्ट ऑफ सर्विस, हाँ, कंसिडरेशन दिया, हाँ, बट मैंने तो मेरे घर के लिए इंटीरियर डेकोरेटर बुलवाए, मेरा तो वो बिजनेस भी नहीं है। बिजनेस हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉरेन से सर्विस इंपोर्ट की ना, अभी आपको इंपोर्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस थिंग है कि जीएसटी तो आपको पे करना होगा। इतनी सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हो, जीएसटी पे ना करें। अगर अल्टीमेटली आपने वही सर्विस इंडिया में लिया होता तो आप जीएसटी पे करते नहीं करते? ऑफ कोर्स करते। हाँ, यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि आप ट्रेडर या सप्लायर है उसको जीएसटी दे देते और वो जीएसटी पे करता। अभी आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, सिंपल। तो यहां पे बिजनेस हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अगर समझ लीजिए, थोड़ा मैं डिफरेंट बात करता हूं, अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की,
और फॉरेन, मेरे ब्रदर्स रिलेटिव, और उन्होंने कोई सर्विस कंसिडरेशन लिया ही नहीं, तो फिर एस फॉर 7(1)(b तो नहीं आएगा। अभी आगे आगे एक पॉइंट आता है, तो उसमें आप जब आओगे तब मैं बात करूंगा, अभी फिलहाल नहीं है। आगे विदाउट कंसिडरेशन में जो सर्विसेज हैं उस पे लगता है, दैट वी विल टॉक लेटर ऑन। ओके, चलिए पहले इतना समझ में आ गया। अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की है, कंसीडरेशन पे किया है, यस, चाहे मेरे बिजनेस के लिए हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ए सप्लाई। ओके, नेक्स्ट 7(1)(c), द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अभी देखिए सेक्शन 7 के साथ हमें 3 शेड्यूल पढ़ने होंगे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। ये कौन कौन से शेड्यूल क्यों है, लॉजिक समझ में आ जाएगा 7 खत्म होने के पहले, डोंट वरी। तो एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, इसका मतलब यहां पे 7(1)(c) में कुछ तो ऐसी सर्विसेज दी है। ओके, एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1 और वो क्या होगी, विदाउट कंसिडरेशन। बट एक बात बता दूं, वो भले ही विदाउट कंसिडरेशन हो, बट वो होगी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो आगे आएगा जब हम शेड्यूल 1 पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे ऐसी कोई सारी एक्टिविटीज भी है, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज भी है जो क्या है, कंसीडरेशन के बिना है, फिर भी उस पे सप्लाई कंसीडर होगा। सिर्फ कंडीशन एकमात्र ऐसी है, बिजनेस के लिए होना चाहिए। अभी वो जो स्पेसिफाई किया है उसकी थ्योरी भी पूछी थी, वो जब आएगा शेड्यूल 1 तब हम देख लेंगे। तो ये हमने क्या किया, अभी सेक्शन 7 का 1 सिर्फ उतना किया, 7(1) A, AA, B एंड C। ओके, सेक्शन 7(1) क्लियर है। पहले 7(1)(a) में क्या किया हमने, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पर्सन जो इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पर्सन है, उसके मेंबर को कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजेक्शन्स करे, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं 7(1)(b), इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज विद कंसिडरेशन, चाहे आपके बिजनेस के लिए हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी सप्लाई। और यहां पे एक एक्सेप्शनल आइटम है कि अगर कंसिडरेशन ना हो, यहां पे बोला कंसिडरेशन होना ही चाहिए, कंसिडरेशन होना ही चाहिए, बट फिर भी शेड्यूल 1 में आपको ऐसी एक्टिविटीज दी है जहां पे अगर कंसिडरेशन ना हो फिर भी सप्लाई कंसीडर होगा, वो हम आगे शेड्यूल 1 में देखेंगे। तो सेक्शन 7(1) क्लियर है, 1 में कोई डाउट? ओके, सेक्शन 7(1)(a), wherein certain activities transaction considered supply in accordance with provision of 7(1), they shall be treated as either supply of goods or supply of service। अभी देखिए ये है 7(1). ओके, अभी ये जो 7(1) है, अगर इसमें वो सप्लाई हो गया, इफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1), मतलब भी चाहे वो 7(1)(a) की वजह से सप्लाई हो, AA की वजह से सप्लाई हो, B की वजह से सप्लाई हो, या विदाउट कंसीडरेशन C की वजह से सप्लाई हो, सप्लाई है। हाँ, तो भी सप्लाई में, सप्लाई तो गुड्स का भी हो सकता है, सप्लाई सर्विसेज का भी हो सकता है, सप्लाई बोथ का भी हो सकता है, बट इन्होंने क्या किया, एक दिया शेड्यूल नंबर 2। क्या दिया, शेड्यूल नंबर 2। ये कहां पे बताया, सेक्शन 7(1)(a) में। ओके, क्या बताया 7(1)(a) में, क्या बताया कि यहां पे शेड्यूल नंबर 2 हमने दिया है, शेड्यूल नंबर 2 जो बताएगा कि वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस।
मतलब इफ सप्लाई इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7.1 देन 7.1 ए में शेड्यूल 2 में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहां पे फॉर एग्जाम्पल आपने 7.1 ए में सप्लाई कंसिडर, अभी तो हमने 7.1 ए का सिर्फ एक एक लाइन पढ़ा है, अभी मैंने 7.1 ए आपको सिर्फ जो मेन पॉइंट है वो समझा है। इंटरनल तो हम कुछ समझे ही नहीं, अभी वो समझना बाकी, वो डिटेल में जाएंगे हम, ठीक है। बट मान लीजिए कि वो सप्लाई है, आपने सेल किया, कंसिडरेशन से, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से, हाँ ओके, तो सप्लाई है। बट वो गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है गुड्स का या सर्विस का है? अल्टीमेटली जीएसटी तो लगेगा, जीएसटी का रेट भी कॉमन है, बट फिर भी हम डिसाइड कर लेंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, क्योंकि कई बार उसमें प्रोविजन थोड़े डिफरेंट है दोनों में। कैसे? आपको लिए रजिस्ट्रेशन में काउंट करेंगे नहीं करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस है तो उसमें कंपोजिशन लगेगा नहीं लगेगा, मतलब थोड़े बहुत प्रोविजन चेंज है। इसीलिए आप अगर बोथ भी प्रोवाइड करते हो, समझना जीएसटी लगता है किस पे? सप्लाई पे। सप्लाई किसका हो सकता है? गुड्स का और सर्विसेज का, और दोनों का। अभी गुड्स है तो गुड्स, सर्विस है तो सर्विस है, पर दोनों नहीं हो सकता। तो आइदर दैट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स और दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। अभी आपको क्लैरिटी ना आए तो हमने शेड्यूल 2 दे दिया है आपको, ओके। देखिए ये है शेड्यूल 1 जिसमें हम एक्टिविटीज करेंगे, शेड्यूल 1 जिसमें हम एक्टिविटीज करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे देखें शेड्यूल नंबर 2 कहां पे गए? हाँ, शेड्यूल नंबर 2, ओके, जिसमें आपको लिस्ट करके दिया है अगर आपने ये ट्रांसफर किया तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो इस तरह आपको पूरा शेड्यूल दिया है जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप ये सप्लाई कर रहे हो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। इज दैट क्लियर? पूरा सेक्शन 7 ही चल रहा है पूरे चैप्टर में। ये सेक्शन 7 जो हमने टेबल देखा ना वो आपका पूरा चैप्टर है, ओके। चलिए धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, हैव पेशेंस, ओके। 7.1 ए, चलिए इतना क्लियर है। तो 7.1 में कुछ सप्लाई जैसी कोई बात नहीं है, बस उतने इतना बता दिया कि हमने एक शेड्यूल 2 भी दिया है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप जो सप्लाई कर रहे हो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। 7.2 नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। अभी जब भी आप ये लाइन पढ़े उसका मतलब क्या है? ये सबसेक्शन 1 में जो लिखा है वो भाड़ में जाए, ठीक है। मतलब सबसेक्शन 1 में जो भी लिखे उससे कोई लेना देना नहीं। अभी 7.2 है ना, उसको भी ओवरराइड करेगा। 7.1 में हमने ये सब कुछ लिख दिया, चाहे कुछ भी लिखा हो, हम जो यहां पे लिख रहे हैं वो तो आपको मानना ही है। मतलब जब भी, मतलब ये लोग की लैंग्वेज है, सेक्शन में कई बार ऐसे लगते हैं नॉट रिटन एनीथिंग कंटेन इन दी सो एंड सो सेक्शन, मतलब उस सेक्शन में जो भी लिखा हो उससे हमारी सेक्शन को लेना देना नहीं, हमारी सेक्शन उसको भी ओवरराइड करेंगे। मतलब 7.2 क्या बोलता है? 7.1 को मैं ओवरराइड करूंगा। ओवरराइड में समझ में आता ना? एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। तो यहां पे सेक्शन 7.1/7.2, ओके, विच ओवरराइड द अबव सेक्शन। अभी ओवरराइड का पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। नॉट विथ एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 1। तो 7.1 में जो लिखा हो हमें कोई लेना देना नहीं। हम आपको एक दे रहे हैं शेड्यूल 3। अभी कितने शेड्यूल दोगे? बस 3 है, डोंट वरी, ओके। 7.1 में क्या बोला? 7.1C में बोला कि एक शेड्यूल 1 है जिसमें हमने एक एक्टिविटीज दी है। कौन कौन सी एक्टिविटीज?
क्योंकि ऐसी एक्टिविटी जिसमें विदाउट कंसीडरेशन भी आप सप्लाई करोगे तो भी हम इसको सप्लाई मान लेंगे। फिर शेड्यूल 2 दिया, क्या बोला, 7.1 में सप्लाई है, हाँ है, तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है वो हम बताएंगे शेड्यूल 2 में, ठीक है, बता दीजिए। फिर 7.2 आया, उसने क्या बोला, 7.1 में जो भी लिखा बाढ़ में जाए, ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम एक शेड्यूल 3 देते हैं और वो शेड्यूल 3 में क्या बताया आपको, नेगेटिव लिस्ट, मतलब एक्टिविटी ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और such activity transaction undertaken by CGSG local in public authority may be notified shall be treated as neither supply nor goods। मतलब सीधा बताइए ना कि वो 7.1 में सप्लाई है, फिर भी 7.2 में वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि हमने शेड्यूल 3 में दिया है कि वो सप्लाई नहीं है। मतलब सिंपल, नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या बोला, अभी यहां पे हमने जो लिस्ट दिया है उसमें जितनी भी सप्लाई आती है, भले ही वो 7.1 एक ही कंडीशन फुलफिल कर रही है, फिर भी शेड्यूल 3 में लिखा है ना, हाँ वो सप्लाई नहीं है। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई नहीं है, सप्लाई ही नहीं है। मतलब यहां पे इन्होंने शेड्यूल 3 में क्या दिया है, अभी इसको डोंट कंसीडर दैट इज एन एग्जाम्प्टेड, ओके, एग्जाम्पशन अलग होता है और नेगेटिव लिस्ट अलग होता है। टैक्स तो दोनों पे नहीं लगता, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव लिस्ट और एग्जाम्पशन। नेगेटिव लिस्ट जो है उसको प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पशन में क्या है, सप्लाई तो है बट अभी एग्जाम्पशन, वो एग्जाम्पशन कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पशन विड्रॉ करना या ऐड करना उसके हाथ में। मतलब एक नोटिफिकेशन दे दिया, एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गया, नोटिफिकेशन दे दिया, एग्जाम्पशन में ऐड कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, बट ये एक्ट डायरेक्ट पोर्शन है, ओके। मतलब इसमें ऐसी प्रोडक्ट लिखी होगी जिसको कभी भी टैक्स लगाना ही नहीं है। अभी आप शेड्यूल 3 में देखिए, सिंपल, अगर आप शेड्यूल 3 में देखेंगे, ये शेड्यूल 2 है, हाँ, अभी यहां पे देखिए नेगेटिव लिस्ट अंडर शेड्यूल 3, ये 3 में क्या बोला, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूनरल, अभी एक तो उसकी डेथ हो गई, ओके, और उसको ले जा रहे हैं शमशान में, ओके, और वहां पे सर्विसेज प्रोडक्ट आप जीएसटी पे कीजिए, वहां तो छोड़ दीजिए बेचारे को, ठीक है, अभी उस पर टैक्स लगाना ही नहीं है, ठीक है, नेगेटिव लिस्ट, ओके। सेम वे ट्रिब्यूनल, सेम वे एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर सर्विस प्रोवाइड की है, तो भी यहां पे ऐसा लिस्ट दिया है जिसको हम सप्लाई मानते ही नहीं, नॉन सप्लाई, मतलब वो सप्लाई है ही नहीं। आप बोलोगे 7.1 में बोला था सेल, हाँ तो सेल है, कंसीडरेशन भी लेते हैं और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, फिर भी वो सप्लाई नहीं है, क्यों, लिस्ट सी में लिखा, लिस्ट शेड्यूल 3 में लिखा है, नेगेटिव लिस्ट में लिखा है, तो ऐसा एक शेड्यूल 3 भी दिया है जिसमें नेगेटिव लिस्ट है, मतलब उसको सप्लाई मानेंगे ही नहीं। अभी समझ में आया क्यों हम बोल रहे थे ओवरराइड द प्रोविजन, क्यों बोल रहे थे ओवरराइड द प्रोविजन, क्योंकि इसमें शेड्यूल 3 और गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें इसको क्या बोलते हैं, नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। ये सप्लाई माना ही नहीं जाएगा 7.2, मतलब 7.1 और 1A में तो बोल रहे थे सप्लाई है, फिर 7.2 में बोला 1 में जो लिखा हो हमें कोई लेना देना नहीं है, सप्लाई नहीं है। शेड्यूल 3 में जो दिया है वो सप्लाई नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखें 7.3, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, 1A, 2। अभी देखिए लो में जब दो बातें बताते हैं, एक होता है नॉट विथ सेइंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, मतलब हमें उस सेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सेक्शन भाड़ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी सेक्शन जो है वो ओवरराइड कर रही है।
ओके, जबकि अगर आपको ऐसा लिखा हो लो में सब्जेक्ट टू सबसेक्शन, मतलब उसको ध्यान में रख के, उसको ध्यान में रखना है। आप ऐसा ना वन में जो बोला ऐसा नहीं, सब्जेक्ट टू मतलब वो सेक्शन को ध्यान में रखना है। और गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन ट्रांजेक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज। अभी देखिए 7(3) में गवर्नमेंट को पावर दे दिया। अभी यहां पे क्यों पावर दिया मैं आपको बताता हूं, सिंपल। शेड्यूल 2 में तो वैसे बता दिया है आपको कि कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है जो एक्चुअली सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर जो एक्चुअली सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर भी अगर एक्ट आने के बाद गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ एम्बिगिटी हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स ही होना चाहिए, ये सप्लाई ऑफ सर्विस ही होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम फिर बाद में आया तो 7(3) बना डाला। ओके, अभी देखिए कई बार क्या है, गवर्नमेंट है ना वो ऐसे ही पावर ले लेगी। क्यों? क्योंकि फिर बाद में ऐसी कुछ सिचुएशन आए और फिर बाद में जाके आपको एक्ट चेंज करना पड़े, वो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो अभी पावर लेके रखा है, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। ओके, तो अभी 7(3) में क्या बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, जब भी काउंसिल की बात करें तो वो कौन सा काउंसिल है? जीएसटी काउंसिल। अभी जीएसटी काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगा कि इसको सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स बताए, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, इसको सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस बताए, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं। ओके, अगर उसको पर्टिकुलर ऐसा बोलना है तो काउंसिल गवर्नमेंट को रेकमेंड करेंगे और गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे, और वो पावर गवर्नमेंट को किसने दिया है? 7(3) में। तो 7(3) में क्या बताया है कि गवर्नमेंट सीजी जो है वो सप्लाई को सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर करके सर्विस को इग्नोर करेगी, या सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस कंसीडर करके गुड्स को इग्नोर करेगी। बट वो कब करेगी? अगर उसको कुछ कंफ्यूजन हुआ तो। क्लियरली वो शेड्यूल 1 में कवर्ड है, सॉरी क्लियरली वो शेड्यूल 2 में कवर्ड है, तो फिर वो नहीं इंटरफेयर करेंगे। ओके, तो यहां पे 7(3) में पावर दे दिया। क्या दिया है 7(3) में पावर? किसको? सीजी को। रिकमेंडेशन बाय काउंसिल। क्या पावर दिया है? ओनली ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब पर्टिकुलर सप्लाई को ये बता सकते हैं ओनली ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर ओनली ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, तो ये 7(3) में पावर दिया है, मतलब अभी सप्लाई है नहीं है वो तो 7(1) में ही पता चल जाएगा। सप्लाई है या नहीं है वो 7(1) में पता चल जाएगा, 1A में पता चल जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? और 1A में वो भी पता चलेगा आपको कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। 7(2) में क्या दिया है? नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 का, और 7(3) में गवर्नमेंट को पावर दे दिया। 7(3) में क्या किया? गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि चलिए आप बोलिए इसको हम सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे, आप बोलिए इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। ठीक है, तो नोटिफाई करेंगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब। ओके, अभी 7(1)A नया आया, उसका क्या है? एक्सप्लेनेशन दिया है उसका, तो मैंने आपको समझा ही दिया। वैसे भी ये नया प्रोविजन विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/7/17 है, मतलब समझना ये आया अमेंडमेंट अभी। ओके, बट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगा दिया कि जब से ये एक्ट आया था तब से, मतलब बीच में कोई बोले कि हमारा तो इंस्टीट्यूशन है, हम तो हमारे मेंबर को सर्विस दे रहे थे, हम और हमारे मेंबर दोनों एक ही हुए। अरे हमने पहले भी बोला था कि जो मेंबर है वो और उसका जो इंस्टीट्यूशन है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, बट ये लोग समझ नहीं रहे। अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब दो सेपरेट पर्सन, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ भी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है तो जीएसटी आएगा, सिंपल है। अभी ये लोग इंस्टीट्यूशन वाले समझ ही नहीं रहे, हम तो हमारे मेंबर को सर्विस दे रहे हैं। अरे मेंबर को सर्विस भले ही दे रहे हो फिर भी वो सप्लाई है, जीएसटी लगेगा। अब मेंबर को भी सर्विस देते हैं, नॉन मेंबर को भी देते हैं, तो मेंबर को जीएसटी नहीं लगा। अरे मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, यू एंड मेंबर आर डिफरेंट पर्सन, पहले वो समझ लीजिए। और वो समझ ही नहीं रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? सप्लाई में ही प्रोविजन डाल दिया।
सप्लाई में ही प्रोविजन ऐड कर दिया 7188, अभी सप्लाई है। ओके, सभी के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अपने मेंबर को ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन, वो सप्लाई। अभी आप ऐसा नहीं बता सकते सप्लाई में कहां पे 7188, आपके लिए स्पेसिफाई कर दिया। और पैराग्राफ 7 ऑफ शेड्यूल 2 इज बीइंग ओमिटेड विद रिट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम, अभी वहां पे क्या था, शेड्यूल 2 जो है, शेड्यूल 2 उसमें पैराग्राफ नंबर 7, उसमें ये मेंबर वाला पैराग्राफ था पहले। तो अभी यहां पे आपने स्पेसिफिकली उसको सप्लाई में ले लिया, तो हमने क्या किया, वो शेड्यूल 2 का पैरा नंबर 7 था वो रिमूव कर दिया वहां से, मतलब वो स्विच ओवर हुआ। मैंने पहले भी बताया आपको कि आगे भी था ये प्रोविजन, बट आगे था ना तो वो सप्लाई में नहीं था, इसलिए वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते थे, इसमें से बचने की ट्राई कर रहे थे। अभी उन्होंने क्या किया, मेन सप्लाई में ही ऐड कर दिया। अभी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, देखिए 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पे। सप्लाई गुड्स या फिर सर्विस का होना चाहिए। यहां पे हमने पहली कंडीशन की क्या की है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ना तो वो गुड्स है ना तो वो सर्विस है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां पे इन्होंने गुड्स और सर्विस दोनों की डेफिनेशन दी है, और अगर आपकी प्रोडक्ट वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है तो सर्विस की डेफिनेशन में होगी। अभी समझना एक बात, डेफिनेशन इतने बेटर वे से दिया है कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पहले डेफिनेशन गुड्स की दे दी कि गुड्स क्या है, ओके, फिर बाद में क्या बोला, सर्विस क्या है, जो गुड्स नहीं वो सारी सर्विस। मतलब अगर आप ऐसा बोलोगे कि हम ये गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, ठीक है, तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अरे सर्विस नहीं कर रहे, सर्विस की डेफिनेशन क्या है, गुड्स नहीं है, हाँ तो सर्विस है। प्रोवाइड कर रहे हो ना तो सर्विस, मतलब स्पेसिफिकली लिखा हो कि ये गुड्स ही नहीं है सर्विस नहीं है, ऐसा कौन सा है टॉपिक। तो एक तो है मनी और सिक्योरिटी, ये दोनों स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं कि ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब आपने शेयर्स बेचा, शेयर्स परचेज किया, हाँ ठीक है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि सिक्योरिटी इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ। ओके, सेम वे मनी, मनी मतलब मनी अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो वो मनी का ट्रांसफर है, उसको सप्लाई नहीं कंसीडर करें, ओके, क्योंकि वो तो टेंडर है। ओके, सप्लाई शुड बी फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बाय टैक्सेबल पर्सन एंड टैक्सेबल सप्लाई। अभी देखिए सप्लाई कंसिडर करने के लिए आपने 3 पॉइंट तो किए थे, इट मस्ट बी सप्लाई फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट वो टैक्सेबल पर्सन द्वारा प्रोवाइड करना होना, मतलब इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय टैक्सेबल पर्सन। अगर आप टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हो तो भले ही सप्लाई हो जीएसटी नहीं लगेगा, और वो जो सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल होना चाहिए, अगर वो एग्जेम्प्ट हुआ तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अभी 1 बाय 1 करते हैं। अभी हमने इन शॉर्ट ये जो है ना, ये मैंने आपको जो चार्ट दिया ना वो पूरा चैप्टर है। ओके, अभी हमने क्या किया, चैप्टर का ओवरव्यू लिया। क्या किया, चैप्टर का ओवरव्यू। अभी ये पेज में मैंने जो जो टर्म्स लिखा है ना, एक एक टर्म के लिए एक एक क्वेश्चन। ओके, तो हम डिटेल में पढ़े। इज दैट क्लियर? लाइक अगर आप बोल रहे हो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ सेल एक्सचेंज, तो वो सेल क्या है, एक्सचेंज क्या है, बार्टर क्या है, सब कुछ समझाया है। फिर आप बोलोगे कंसीडरेशन, तो वो कंसीडरेशन क्या है वो भी समझाया आपको। फिर आप बोलोगे बिजनेस क्या है, वो तो हमने अभी देखा। फिर बोलेंगे शेड्यूल 1, पूरा शेड्यूल 1, 2, 3 सब कुछ। ओके, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन डिटेल वी गोना लर्न।